गाइस, यूनिक कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। आज हम एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 12th बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकेंड अध्याय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आते हैं उसको हम लोग अच्छे तरह से जानेंगे और डिफिनीशन के साथ उसे फाइंड करेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है क्या है, उसको हम फिगर के माध्यम। पुष्पी मतलब हो गया आपका फूल हो गया, पादपों मतलब हो गया पेड़ पौधे, आपका लैंगिक जनन मतलब हो गया आपका जो नर और मादा आते हैं ये लैंगिक की जनन के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसको हम एक फूल के माध्यम से समझेंगे। फूल के माध्यम से समझा जाए क्या होता है इसमें। ये फूल देख रहे हैं, जो ये खाली स्पेस है ये आपका वायुदल है और यहाँ से यहाँ तक जो एरो बना है ये वर्तिकाग्र, और ये देख रहे हैं एरो जो आपका पुंकेसर है, ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है पुमंग है, और ये आपका पराकोश या पराकड़ भी बोल सकते हैं कि ये आपका पराकोश या पराकड़ भी। और ये देख रहे हैं आपका ये अंडाशय है और ये स्त्री केसर है। चाहे किसी भी पादप पुष्प का नर जननांग क्या होता है, जैसे पुमंग, पुमंग के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है। यह नर जननांग का एक भाग होता है जिसमें कई पुंकेसर और सूक्ष्म विषाणुपुड़ होते हैं। पुमंग किसे कहते हैं, यह एक नर जननांग का एक भाग होता है जिसमें कई पुंकेसर और सूक्ष्म विषाणुपुड़ होते हैं। अब पुंकेसर किसे कहते हैं, पुंकेसर एक लंबा पतला डंठल तंत्र होता है जो कि पुमंग की एक इकाई मानी जाती है। देखिए फिर से देखा जाए पुंकेसर क्या किसे कहते हैं या क्या होता है। पुंकेसर एक लंबा पतला डंठल तंत्र होता है जो किसी पुमंग की एक इकाई मानी जाती है जिसमें पराकोश पुतंत संयोजी ऊतक से जुड़े होते हैं। इसमें डंठल का एक अंतिम सिरा पराकोश से जुड़ा होता है। जो आप देखें डंठल का एक अंतिम सिरा किससे जुड़ा होता है, एक पराकोश सिरा से आपका जुड़ा होता है। अब हम जानेंगे पराकोश, पराकोश क्या होता है। पराकोश के बारे में जाने, पराकोश को दो भागों से मिलकर बना है। पराकोश कितने भागों से मिलकर बना है, दो भागों से, जिनमें दो सूक्ष्म जीवाणु धानियाँ होती है। इन्हीं के अंदर छोटे छोटे पराकड़ भरे होते हैं। देखिए पराकोश किससे, दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन, जिसमें दो सूक्ष्म जीवाणु धानियाँ होती है, इन्हीं के अंदर छोटे छोटे पराकड़ भरे होते हैं। परागण क्या होता है, परागण नर युग्मक का महत्वपूर्ण भाग होता है। परागण किसका भाग होता है, महत्वपूर्ण, नर युग्मक का महत्वपूर्ण भाग होता है जिसमें युग्मोद्भिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मोद्भिद भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक भाग को नर युग्मक के केंद्रक कहते हैं। जो एक भाग होता है उसे नर युग्मक का क्या कहा जाता है, केंद्रक कहते हैं, तथा दूसरे भाग को नली केंद्रक कहा जाता है। जो उसका दूसरा भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, नली केंद्रक कहा जाता है। नली केंद्रक का कार्य पराग नली को विकसित करने में करते हैं। मतलब जो केंद्रक नली होता है उसका कार्य क्या होता है, जो पराग नली होता है, जो पराग नली को विकसित करने में कार्य करते हैं। मतलब ये विकसित उसको विकसित मतलब होता है बढ़ाने में क्या करते हैं, सब कार्य करते हैं। अब हम जानेंगे कि किसी भी पुष्प का मादा जननांग क्या क्या होता है। अब इसमें किसी भी पुष्प का मादा जननांग क्या क्या होता है, जैसे आपका ये फिगर है, फिगर देख रहे हैं, इस फिगर के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये आपका है अंकुरित परागण है। क्या है, अंकुरित परागण है। और ये देख रहे हैं जो आपका ये पराकोश है, ये आपका वर्तिकाग्र, और ये आपका है परागनली, और ये आपका है बीजांड का, इसमें आपका भरा होता है भ्रूणकोश है। और ये जो आपका है यह अंडाशय भित्ति पाई जाती है जो अंदर की तरफ होती है, ये आपका मिल जाएगा इसमें नर युग्मक। ये आपका क्या है, नर युग्मक है। ये जो बाहर देख रहे हैं पत्तियाँ, ये आपका जो बाहरी हिस्से का बोला जाता है बाह्यदल। और ये है आपका, ये जो आपका पुष्प के नीचे के देख रहे हैं ये आपका है पुष्पासन। पुष्पासन मतलब क्या, जहाँ पुष्प का स्थान एक स्थान पे एकत्रित होता है वो आपका होता है पुष्पासन। अब इसके बारे में हम लोग स्त्री केसर या किसी पुष्प का मादा जननांग या जायांग बीजांड तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है। किससे स्त्री केसर बना होता है, स्त्री केसर या
किसी पुष्प का मादा जननांग या जायांग बीजांड तथा भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है। मतलब ये किससे मिलकर बना होता है? भ्रूणकोश से मिलकर बना होता है। जायांग तथा एक अंडपी या बहुअंडपी हो सकता है। मतलब क्या? अंडपी भी हो सकता है या तो बहुअंडपी भी हो सकता है। इसे ही अंडप भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे हम लोग अंडप भी कहते हैं। प्रत्येक अंडप 3 भागों से मिलकर बनता है। कौन कौन है वह? अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। यही 3 चीज़ों से हमारा मिलकर बना होता है। अंडप के शीर्ष पर एक फूली हुई चौड़ी छातुना संरचना को वर्तिकाग्र कहा जाता है। मतलब क्या है कि अंडप के शीर्ष पर फूली हुई चौड़ी छातनुमा, मतलब एक छाते के जैसा होता है संरचना को हम लोग क्या कहा जाता है? वर्तिकाग्र कहा जाता है। एवं माध्यम की खोखली पतली लंबी संरचना को वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे आपका माध्यम की खोखली होगी, पतली भी होगी और लंबी होगी, उस संरचना को क्या कहा जाएगा? वर्तिकाग्र कहा जाएगा। एवं निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? अंडाशय। अब देखिए उस फिगर में जो नीचे का फूला हुआ भाग था वह क्या था? अंडाशय था। अब हम इसी में जानेंगे परागकण क्या होता है। परागकण क्या होता है? परागकोश में उपस्थित परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण किसे कहते हैं? परागकोश में उपस्थित परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की ही क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। अब इसी को हम दूसरे डिफिनेशन में भी इसको फाइंड कर सकते हैं। दूसरे डिफिनेशन के अनुसार इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुँचने की क्रिया को परागण भी कहते हैं। देखिए फिर से इसको डिफिनेशन इस माध्यम से हम लोग कैसे कर सकते हैं। या तो देखिए अगर उस डिफिनेशन को भी लिखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी डिफिनेशन को लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? परागण के देखे जाए प्रकार कितने कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? स्वपरागण और परपरागण। इसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे।